तो एक्सरसाइज 3.4 के अंदर हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस रहेगी। अभी तक हम बात करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, ये सब होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? जैसे अपन नॉर्मल बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका मतलब क्या होता है? जहां पे डिग्री 2 हो उससे हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रेजेंट हो। मतलब ऐसी कोई भी इक्वेशन जहां पे साइन आ रहा है, जहां पे कॉस एक्स आ गया, जहां पे टेन एक्स आ गया, तो वो हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आगे बात समझ में? जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो इक्वेशन है साइन एक्स अपॉन टेन एक्स इक्वल्स टू 7। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इक्वेशन की पहचान क्या होती है? जिसके अंदर इक्वल आता हो। तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, मतलब ये इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आगे बात समझ में? एक और लिख दिया, अगर साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो ये भी क्या है? ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। मतलब ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा होगा उसे हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब अगर कोई भी इक्वेशन होती है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लो अगर मैं नॉर्मल लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ x, -7 इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है -7। मतलब बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे? जैसे हमने लिखा साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो आपको सोचना है साइन की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है। इसके लिए हमको टेबल याद होनी चाहिए। साइन हाफ कहाँ पे होगी? साइन 0 पे, साइन 30, साइन 30 पे हो जाएगा। और उसको मैं अगर पाई की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो साइन पाई बाय 6 कितना होता है? हाफ। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 6। तो ये क्या है? इसका सॉल्यूशन है। पाई बाय 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पाई बाय 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ। समझ गए? तो सॉल्यूशन का मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू x की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। x की ऐसी कोई वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर मान लो इसी इक्वेशन में हल्का सा चेंज करते, अगर यहाँ पे हाफ की जगह, हाफ की प्लेस पे मान लो गिवन हो 1, तो x की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। और अगर पाई में लिखना चाहें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाय 2। मैं कह सकता हूँ पाई बाय 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक ही वैल्यू है क्या जो मैंने लिखी? जैसे मान लो ये एग्जांपल लेते हैं, इफ साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2। अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी? 45, 45 डिग्री होगी। और उसको अगर पाई में चेंज करना चाहें तो क्या होगा? तो x की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 4। तो आपने कहा पाई अपॉन 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब एक और बात समझते हैं कि क्या ये एक ही वैल्यू पॉसिबल है? हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे ये। एक पढ़ा था साइन पाई माइनस एक्स, थीटा की जगह एक्स लिख देता हूं मैं, जैसे हमने लिखा हुआ है साइन पाई माइनस एक्स, क्या होता है बताओ?
साइन एक्स होता है ये। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है, तुमको पता है। ये समझ गए ना, कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं ये। एंगल एक्स एक्सिस का है तो चेंज नहीं होगा। और पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं आओ स्कूल टू कॉलेज। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो ये सब चीजों को बार बार काम में आती रहेगी। तो इसका मतलब साइन पाई बाई फोर किसके इक्वल हो सकता है? साइन पाई माइनस पाई बाई फोर के। ये बात समझ गए? एक्स की वैल्यू तो पाई बाई फोर है ना, वो मैंने पुट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, एलसीएम लेकर क्या आ जाएगा? फोर नीचे लोगे एलसीएम में, फोर इंटू पाई, फोर पाई माइनस पाई, थ्री पाई बाई फोर। ये बात समझे? मतलब साइन थ्री पाई बाई फोर किसके इक्वल है? साइन पाई बाई फोर के। ये बात क्लियर? तो मेरा एक सॉल्यूशन तो पाई बाई फोर था। अब एक और सॉल्यूशन कौन सा आ गया? मैंने कहा कि थ्री पाई बाई फोर भी इसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ये बात समझ गए? अब एक आंसर और निकालना हो, अगर मान लो और आंसर निकालने, तो वैल्यू कब रिपीट होने स्टार्ट होती है? एक रेवोल्यूशन के बाद वैल्यू क्या होती है? हमेशा रिपीट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला था, याद है? साइन टू एन पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। मतलब टू पाई का कोई भी मल्टीपल लोगे, साइन फोर पाई प्लस एक्स लिख दो, साइन सिक्स पाई प्लस एक्स लिख दो, साइन एट पाई प्लस एक्स लिख दो, हमेशा आंसर क्या आएगा? साइन एक्स ही आंसर आएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या यूज करनी है? तो मैं एक और वैल्यू पहले एन की जगह वन लिख के लिख देता हूँ। तो टू पाई प्लस पाई बाई फोर, ये भी क्या आएगा? ये भी इक्वल आएगा साइन पाई बाई फोर के। एलसीएम लेके सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? नाइन पाई बाई फोर। समझ गए? फोर का एलसीएम लेंगे तो एट पाई प्लस पाई, तो ये आ गया साइन पाई बाई फोर के इक्वल। मतलब एक्स का तीसरा आंसर क्या आ गया? तीसरा आंसर आ गया नाइन पाई बाई फोर। अब कोई लिमिट है इस आंसर की? एक आंसर और निकाल सकता हूं मैं। एन की जगह क्या रख दूं? टू रख दूं। मतलब अगर मैं ये कर दूं फोर पाई प्लस पाई बाई फोर, तो भी सही है। और क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर? फोर पाई प्लस पाई बाई फोर को नहीं एलसीएम लोगे ना, फोर पाई प्लस पाई बाई फोर, एलसीएम लेके सॉल्व होगा। 17 पाई बाई फोर, मतलब एक और आंसर आ गया 17 पाई बाई फोर। तो ये आंसर्स जो आ रहे हैं एक्स के, जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, दीज सॉल्यूशंस आर लिमिटेड और अनलिमिटेड? दीज सॉल्यूशंस आर अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनफाइनाइट, है ना? तो अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि चलो बाकी सब तो छोड़ो, इस वाली बात नहीं भी आती है दिमाग में, तो ये तो हमको पता ही है कि सर्कल के बाद तो हर रेशियो की वैल्यू रिपीट होगी होगी। तो मैं बहुत सारे, हर सर्कल के अंदर एक आंसर आता रहेगा। भाई जीरो से 360 के बीच में एक आंसर, 360 से 720 के बीच में एक आंसर, तो ऐसे तो बहुत सारे आंसर निकलेंगे हमेशा। तो ये बात समझ में आई? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो बात ये आती है कि अब तुमसे पूछेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो तुम क्या लिखोगे? आंसर क्या लिखेंगे? तो जो सॉल्यूशंस हैं किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस, उसको हमने मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हमने कह दिया जो मेन सॉल्यूशन होता है उसके लिए वर्ड करा है यूज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और एक जो बाकी जनरल सॉल्यूशन, दो टाइप के सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? ऐसे सभी सॉल्यूशन जो वन रेवोल्यूशन के अंदर आ जाए। समझते हो? वन रेवोल्यूशन का मतलब
इस एक सर्कल के अंदर अंदर आ जाए, तो एक सर्कल के अंदर अंदर मतलब किस डिग्री से लेकर किस डिग्री तक, 0 से लेकर 360 डिग्री, 360। और या मैं पाई की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू किससे किसके बीच में आ जाए, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उन्हें आप क्या कहोगे, उन्हें आप कहोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये बात हमें याद रखनी है, ये बात समझ गए। तो प्रिंसिपल तो 0 से लेकर 2 पाई के, देखो जैसा अपन ने ये क्वेश्चन करा था अभी, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये सभी आंसर थे। इनमें से प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा है, पहले सर्कल में क्या आ रहा है, पाई बाई 4 आ रहा है पहले सर्कल में, और 3 पाई बाई 4 आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आगे बात समझ में, हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू हाफ। एक और चीज याद रख सकते हो, कोई भी इक्वेशन है ना, तो उसके हमेशा दो आएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे, फिक्स है ये, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम चेक कर पाएंगे कि हमेशा दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो वो सभी सॉल्यूशंस जो इस रेंज के अंदर है, इसमें देखो 0 और 2 पाई इंक्लूडेड है, मैंने ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी लगाया है, मतलब या तो वो 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो, या 2 पाई से छोटा हो 2 पाई के इक्वल हो। तो ऐसे सभी सॉल्यूशंस आएंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कोई फॉर्मूला। जनरल का मतलब क्या होता है, कोई फॉर्मूला, कि मैं तुमको एक फॉर्मूला बना के दे दिया, कि मैंने एक फॉर्मूला दे दिया 2n पाई। अब तुम यहाँ पे n की वैल्यू रखते रहो, पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, और तुम्हारे पास आंसर आते जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि हमको क्या मिल गया, एक पैटर्न मिल गया, उसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जैसे मैंने कहा कि एक पैटर्न है n+1, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप n की वैल्यू रखते जाओ तो आपको नए नए आंसर्स मिलते रहेंगे। तो ये जो पैटर्न की फॉर्म में आप लिखोगे ना, या जो फॉर्मूला की फॉर्म में लिखोगे, उससे हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। इस फॉर्मूला की भी एक कंडीशन है, इस फॉर्मूला की भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, दैट इट मस्ट कंटेन्स n। ठीक है, मतलब फॉर्मूला के अंदर n आएगा ना, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है इंटीजर। कि फॉर्मूला के अंदर n होगा, अब मैं n की जगह 1 रख दूंगा, -1 रख दूंगा, 2 रख दूंगा, -3 रख दूंगा, 0 रख दूंगा, तो मेरे पास अलग अलग आंसर्स आते रहेंगे। आई बात समझ में। तो देखो हमने क्या पढ़ा, फिर से मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। We have divided the solutions into two types. First one is principal solution. Principal solutions are the solutions, yeah, are the values of x which are lying between 0 to 2 pi. Okay. And general solutions means the representation of x in a formula. Okay, all the values of x that be represented in the form of a general formula containing n. When you put different values of n, you will get different solutions. अब ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है बेटा, ये भी जनरल के अंदर इंक्लूड होंगे ऑब्वियसली। जो पहले दो सॉल्यूशन होंगे अपन कह सकते हैं वो प्रिंसिपल होंगे,
उसके बाद वाले कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकते हैं, और जनरल फॉर्म में लिखा हुआ होगा ना, जैसे आंसर यूं लिखा हुआ है 2n+1 पाई/2, तो ये है जनरल सॉल्यूशन। समझिए बात में, उसके अंदर n आएगा, n की वैल्यू हमको पुट नहीं करनी है, हम इसी फॉर्म में आंसर को छोड़ देंगे। बताओ, आया समझ में? n आना चाहिए। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो एक तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है वो हमें याद होनी चाहिए, 0 की वैल्यू, पाई की, पाई/3 की, वो याद होनी चाहिए। उसके बाद हमको ये जो हमारा पैटर्न होता था, ये आप एक सॉल्यूशन तो उससे निकल जाएगा। मैंने कहा ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो होंगे, तो पहला सॉल्यूशन निकल जाएगा टेबल से, दूसरे के लिए हम लगाएंगे वो पाई वाला फॉर्मूला। आ गई बात समझ में? ये वाला जो मैंने यहाँ पे कहा था पाई-x वाला, है ना, इससे निकलेगा दूसरा प्रिंसिपल, 2n पाई से तो वो जनरल सॉल्यूशंस निकलेंगे। क्लियर है? अब देखो मैं तुमको एक और तरीका बता देता हूँ फॉर्मूला लगाना कौन सा है। तुम कहोगे सर बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, अब हमें क्या पता कौन सा लगाना है। एक बात बताओ, हमने जब ये पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे या तो 0 होता है या फिर 2 पाई होता है, यहाँ पे होता है पाई/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3 पाई/2। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से एक्सिस पे चेंज नहीं होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो x पे चेंज नहीं होता था, तो यहाँ पे हम रेशियो को चेंज करते हैं क्या? अगर मेरा क्वेश्चन में साइन है तो ऑब्वियसली मुझे हर आंसर में साइन को ही रखना है, मैं साइन को तो चेंज कर ही नहीं सकता, नहीं तो फिर कंपैरिजन कैसे होगा। तो एक बात समझ ले, y एक्सिस वाला तो कोई फॉर्मूला हमको यूज करना ही नहीं है। मतलब कभी भी हम ऐसे तो लिख ही नहीं सकते किसी को कि मैं लिख दूं पाई/2 प्लस एक्स कर दूं। भाई ऐसा करते हैं तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस में, तो कहानी वहीं पे खत्म हो गई। फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? आपको ट्रिग्नोमेट्री हमेशा सेम रखना है, तो मुझे फॉर्मूला या तो पाई की फॉर्म में लिखना है या 2 पाई की फॉर्म में लिखना है। अब फर्स्ट के अंदर तो क्या होते हैं, सारी पॉजिटिव होते हैं, तो ठीक है। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट का मैं फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखूंगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। कॉसेक के क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, है ना, साइन कॉस टेन तीन ही याद रख लो वैसे। तो सेकंड क्वाड्रेंट को मैं कैसे लिखूं पाई की फॉर्म में? सेकंड क्वाड्रेंट को पाई-x लिख सकते हैं बेटा। पाई-x का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने के दो तरीके थे, एक तरीका है पाई-x, दूसरा तरीका कौन सा था? पाई+2+x। पर मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे अगर पाई+2+x कर दोगे तो साइन का चेंज होकर कॉस बन जाएगा। तो अपन को हमेशा पाई-x वाला यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है पॉजिटिव? टेन और कॉट। वापस वही बात है, कॉट के क्वेश्चन कम आएंगे, टेन के मैक्सिमम आएंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट को मैं 3 पाई/2 - x भी लिख सकता हूँ, पर मैं लिखूंगा नहीं। तो फिर क्या लिखूंगा थर्ड क्वाड्रेंट को? पाई की फॉर्म में। वेरी गुड, थर्ड क्वाड्रेंट को हम लिख देंगे पाई+x, तो ये फिक्स है। अब तुम x निकाल लोगे, अगर तुमको थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो हमेशा पाई+x कर देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे लिखेंगे? 2 पाई-x। एक तरीका ये भी हो सकता था 0 - x, पर हमारा जो x है वो कभी नेगेटिव तो आएगा ही नहीं ना। देखो x की वैल्यू क्या होगी, मैंने यहाँ पे लिखा है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होगी, तो x का आंसर कभी -पाई/3 ऐसा हम नहीं लिख सकते, है ना। x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में, x इंटीजर नहीं है, इंटीजर n है बेटा।
ठीक है, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और 2 पाई के अंदर होगी। तो मैं इसका 0 माइनस एक्स भी लिख सकता था, पर उसका यूज तो होगा नहीं, यूज तो 2 पाई माइनस एक्स का होगा। तो आई चीजें समझ में। तो आपको ये तीन ही फॉर्मूले तो यूज करने हैं, या तो पाई माइनस एक्स का यूज करना है, या पाई प्लस एक्स का, या 2 पाई माइनस एक्स का। इनमें रेशियो तो चेंज होता ही नहीं है, प्लस माइनस आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगा देना है। आई बात समझ में। करें क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बुक के अंदर है एग्जाम्पल 17, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। ओके, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 17, उससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात, अब आप कहोगे हमें क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कौन सा सॉल्यूशन पूछा है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे क्वेश्चन बुक में गिवन है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पूरा लिखा होगा। इक्वेशन गिवन है साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2। ये क्वेश्चन गिवन था, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2। तो क्या करना है, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। मतलब दो सॉल्यूशन फाइंड करने। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब दो सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन टेबल से निकाल देते हैं जो हमको याद रखना है, दूसरा निकाल देते हैं फॉर्मूला से। इसका भी कोई काम नहीं है, समझ गए। तो सबसे पहला तुमको याद होना चाहिए, साइन के अंदर √3/2 कितने डिग्री या कितने रेडियन की वैल्यू होती है। 60 की होती है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू साइन π/3, इसकी वैल्यू हो गई √3/2। समझ गए। मतलब एक एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, एक एक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है π/3। ये मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ चुका है। दूसरा निकालें। दूसरे के लिए हम जाएंगे यहाँ पे। देखो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फर्स्ट जो आंसर है π/3 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है। π/3 फर्स्ट में आता है। दूसरा आंसर भी पॉजिटिव चाहिए, तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मुझे यूज करना है π-x। बस यही तो सोचना है आपको। अगर वहां पे 10 होता तो मैं π+x, अगर मैं साइन π+x लिख दूंगा वहां पर, अगर मैं ये लिख दूंगा वहां पर, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। ये याद है ना। तो ये तो नेगेटिव बन जाएगा। क्वेश्चन में हमको आंसर पॉजिटिव लाना है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे π+x को, सॉरी π-x को। आया समझ में। तो साइन π-x इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट, या सिंस, है ना, कुछ भी लिख दो फॉर्मूला यूज करने से पहले। तो साइन π-π/3 इक्वल्स टू साइन π/3। ये बात हमको पता है ना। साइन एक्स की वैल्यू तो है ना ये, तो मैंने इसके इक्वल में सीधा लिख दिया π/3। तुम चाहो तो साइन एक्स चलने दो, एक ही बात है। एक एक टेबल से आ जाएगी, और एक हमको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला तीन तरीके से लगाना है भाई, या तो वो एंगल सेकंड में होगा, या थर्ड में होगा, या फोर्थ में होगा। तीनों में से कौन सा रेशियो है वो देखना है, पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए।
इसको सॉल्व करो, पाई माइनस पाई बाई 3 कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 3। मतलब एक्स का दूसरा आंसर क्या आ गया? दूसरा आंसर आ गया 2 पाई अपॉन 3। आई बात समझ में? क्या लिख, दो ही निकालने, प्रिंसिपल दो ही होते हैं, तीसरा निकलेगा भी नहीं भाई। तीसरा अगर तुम यहाँ से निकालोगे थर्ड क्वाड्रेंट से या फोर्थ से तो वो नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे तो आंसर अपन को पॉजिटिव चाहिए, √3/2 प्लस का चाहिए ना, मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा। तो मैं लिख दूंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ जो भी इक्वेशन है, या सीधा लिख दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर पाई/3 एंड 2 पाई/3। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ। आया समझ में? तो अभी अपन बात करें प्रिंसिपल की, अभी हम नेगेटिव उस पे नहीं जा रहे हैं ना, जनरल सॉल्यूशन पे, वो पूछा भी नहीं है क्वेश्चन में। अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल 18। फाइंड प्रिंसिपल, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कौन सा निकालना है। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, वो सब लिखा हुआ होगा। 10x इक्वल्स टू -1/√3। तो एक पॉजिटिव करा, अब एक नेगेटिव कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट वैल्यू आपको निकालनी होती है टेबल से। टेन की वैल्यू में √3 होता है 30 डिग्री, बिल्कुल सही है। तो 30 डिग्री का मतलब पाई के फॉर्म में लिखो, रेडियन के फॉर्म में पाई अपॉन, अब पता है नेगेटिव क्यों आता है, देखो ऐसे लिखेंगे इसको -10 पाई/6, यही तो मतलब वन है इसका भाई। 10 पाई/6 की जगह क्या आ जाएगा, 1/√3, और बाहर माइनस का माइनस। कभी यहाँ पे नहीं लगाते -10 और पाई/6 के बीच में, यहीं पे लगेगा माइनस, ये बात समझ गए? मतलब मैं लिख दूंगा -10 पाई/6 किसके इक्वल है, -1/√3 के इक्वल है। ये चीज समझ गए? या ये किसके इक्वल है, आपका 10x के इक्वल है। तो देखो अब, हाँ, बिल्कुल सही है। अब अपना आंसर कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड और फोर्थ का, यही सोचना था मैं। अब यहाँ पे ये पाई/6 अपना आंसर नहीं ले सकते थे ना, ये माइनस का फर्क है। तो या तो है हमारा, फर्स्ट का तो है ही नहीं, या तो सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो सेकंड मतलब क्या लिख दूं, पाई-एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू है पाई/6, दूसरे इसी को करेंगे। तो मैंने फर्स्ट निकाल लिया आंसर सेकंड क्वाड्रेंट से। हमेशा अपन ऐसे ही चलते हैं लाइन वाइज, पहले सेकंड वाला फिर फोर्थ वाला। तो सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 10 पाई-x, हमें पता है क्या होता है, -10x होता है। पाई था तो फिर रेशियो चेंज नहीं हुआ, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव। ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड -10 पाई/6। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 10 पाई-पाई/6। तो -10 पाई/6 किसके इक्वल होगा,
एलसीएम लो, 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई अपॉन 6। तो ये आ गई हमारी एक इक्वेशन या पहला आंसर। यहाँ तक बात आई समझ में? अब नेगेटिव वाला मैंने आपको बता ही दिया, लेते ही नहीं है, या तो मैं करके दिखा देता हूँ। क्या कह रहे हो? नहीं, दो नहीं है ना, माइनस दो कहाँ है देखो, ये आंसर थोड़ा ना है पाई बाय 6, ये तो माइनस है ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे मैंने एज इट इज माइनस का ही रखा था, 10 पाई बाय 6, है ना। जब भी तो ये अपना सेटिस्फाई कर रहा है कि -10 पाई बाय 6 इसके इक्वल था, 10x के इक्वल था। ये किसके इक्वल आ गया? इसी के इक्वल में 10 5 बाय 6। अब मैं इस वाली बात को 10x को मैं किससे कंपेयर कर सकता हूँ? 10x को मैं कंपेयर कर सकता हूँ इससे, क्योंकि ये देखो दोनों एज इट इज सेम है ना। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई? x की एक वैल्यू 5/6 आ गई। पर मैं इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता, -10 पाई/6 के साथ। क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पे आगे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस थोड़ी ना। तो इसीलिए यह आंसर नहीं था। तो फर्स्ट आंसर निकल गया सेकंड क्वाड्रेंट से। अगला किससे निकालेंगे? इसमें तो 10 पॉजिटिव है, ये नहीं ले सकता। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो लगाएं फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा वाला करेंगे? 2 पाई माइनस एक्स। तो हमें पता है 10 2 पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? मतलब -10x के इक्वल होगा ये। और अपन को किसके इक्वेट करना है? -10 पाई/6 के इक्वेट करना है। इसको इक्वेट किसके करना है? -10 पाई/6 के इक्वेट करना है। तो यहाँ पे आ गया पाई/6, ये आ गया 10 2 पाई माइनस पाई/6। तो यहाँ पे तो चल रहा है -10 पाई/6। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। 2 पाई माइनस पाई/6 क्या आ जाएगा? 11 पाई अपॉन 6। समझ गए? तो अगर मैं लिखता हूं तो मेरे एक्स के तीन आंसर हुए। एक आपने कहा था तो पहले पहले टेबल से आया था -पाई/6, एक आंसर ये हो गया। या मैं 0 - x लेके ट्राई भी कर सकता हूँ। एक आंसर हो गया 5 पाई/6, और एक आंसर हो गया 11 पाई/6। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, वैल्यू ऑफ एक्स इज greater than equals to 0 but less than 2 pi. So this value is not possible because it is negative. X can't be negative. So these are the two principal solution. These are two principal solution of this trigonometric equation. ये क्यों लगा रहे हैं? देखो इसमें फर्क है बेटा। एक ये लिखा हुआ है, ये तो -10x है ना। ये कहां से बन रहा है? ये हमको फॉर्मूला किसका दिया हुआ है? -10x का। देखो आपको गिवन क्या था? 10x इक्वल्स टू -√3 था। और ये 10x खुद किसके इक्वल आ गया? एक बार फिर से देखना, ये जो फर्स्ट स्टेप में अगर डाउट है तो 10x की वैल्यू क्या थी? माइनस, तो 10x का मतलब क्या हो गया? माइनस का माइनस लिखा। और 1/√3 की वैल्यू क्या होती है? पाई/6। यही होता है मतलब इसका।
माइनस अपनी जगह है, 1/√3 को किसमें रिप्लेस कर दिया, tan π/6 में। तो मतलब tan x जो है ना वो खुद किसके इक्वल है, -tan π/6 के। तो जो आपका आंसर है, अगर वो आंसर इस चीज के इक्वल है tan π/6 नेगेटिव के, तो ऑब्वियसली वो किसके इक्वल होगा, tan x के भी इक्वल होगा। तो अब मैं यहां से मैं नहीं कह सकता कि x की वैल्यू π/6 है। हाँ, देखो तुम यहां से ये नहीं कह सकते कि x इसके इक्वल है, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। बट अगर ये इक्वेशन ऐसी आ जाए कि tan x इक्वल टू tan 5/6 है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल है, अब तो x की वैल्यू इसके इक्वल है ना। तो देखो वही हमने करा, सेकंड क्वाड्रेंट में अपन ये फॉर्मूला लेके चले कि ये -tan x के इक्वल होता है। x की वैल्यू मैंने क्या रख दी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, π/6। तो -tan π/6 किसके इक्वल आ गया, tan 5/6 के। और अगर ये -tan π/6 के इक्वल है तो ये tan x के भी इक्वल होगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई। इस तरह से करना है इसको। और एक और बात, x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बताओ, माइनस वाला तो हो नहीं सकता, आपको दो पॉजिटिव आंसर निकालने हैं। आया समझ में यहाँ तक। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशंस की। अभी हमने दो क्वेश्चन करे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में तीन ही केस के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनेगा साइन का, एक बनेगा कॉस का, एक बनेगा टेन का। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हमको याद रखने हैं। देखो, पहला फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ क्वेश्चन में करना क्या होता है। अगर तुमको ये दे रखा है कि साइन एक्स मान लो √3/2 था, ऐसा ही होता है क्वेश्चन। तो साइन एक्स किसके इक्वल हो गया, √3/2 कौन सी वैल्यू होती है साइन के टेबल में, मतलब साइन π/3 के इक्वल है। अगर इसको मैं फॉर्मूला से कंपेयर करूं तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई π/3। तो मैंने ये इसलिए लिख दिया साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। अब आप यूं मत सोचना कि सर यहाँ पे तो नंबर गिवन होता है, साइन होता ही नहीं। अब ये tan है तो अपन इसको वापस tan में चेंज कर सकते हैं ना, तो वहां से y आ जाएगा। ये चीज समझ गए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आओगे। इस फॉर्म में लेके आने के बाद हमें एक बात याद रखनी है कि अपन को x की वैल्यू निकालनी है ना, y तो आपका कांस्टेंट, मतलब वो है जो हम निकाल रहे हैं आंसर। तो x की वैल्यू क्या होती है, ये याद रखना है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n मल्टीप्लाई बाय y फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। z लिख दूं, z का मतलब आपको पता है इंटीजर्स। देखना मतलब क्या हुआ इसका। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, बोलूं इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या लिख देना है, x इक्वल टू, सर ने कहा था n पाई, और जनरल सॉल्यूशन में n पाई भी रखना ही होता है, n की वैल्यू पुट नहीं करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था जनरल सॉल्यूशन के अंदर n रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप कहें कि मैं n को पुट कर दूं, n को पुट कर देंगे तो फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी मैं आपको पुट करके बता भी दूंगा कैसे आएगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और बस y की जगह क्या आ गया, π/3। बस ये आंसर है इसका, जनरल सॉल्यूशन है, और कुछ भी नहीं करना। समझे बात को। अब बस अगर तुमको पहला आंसर निकालना है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो n को 0 रख के देख लो, n को 0 रखो, क्या आएगा बताओ। 1 की पावर 0 क्या होता है, 0 होता है या 1 होता है, 1 होता है ना।
इंटू पाई अपॉन, तो ये तो सब 1 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, पाई अपॉन 3 आ गया। ऐसे ही अपन n की जगह 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा पाई प्लस माइनस, या चलो पहले प्लस का ले लो, पाई प्लस 1 की पावर 1 मतलब 1 हो गया वापस से, पाई प्लस पाई अपॉन 3। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 पाई अपॉन 3। ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। आई बात समझ में? तो इस तरह से करना है क्वेश्चन, जब भी पूछेगा जनरल सॉल्यूशंस तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है बस। अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू वाई। अगली बात समझ में, क्वेश्चन में कैसे यूज करना है आया समझ में, वैल्यू पुट कर देनी बस। सीधा सा बात है, एन की जगह कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारा आंसर है ना पहला आंसर। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो आएंगे, तो अपन मोस्टली एनसीईआरटी में पहला यूज करते हैं, दूसरा भी कर सकते हो, दो आते हैं ना आंसर। जब तुमने क्वेश्चन को सॉल्व करा तो यहाँ पे दो आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो एनसीईआरटी में अपन देखेंगे तो वो हमेशा इस वाले आंसर को यूज करेगा। अगर तुम कह दो सर मैं तो 2 पाई बाई 3 रख दूं वहां पे, तो भी ठीक है। तो आंसर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या होगा आंसर, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और यहाँ पे y की जगह पाई अपॉन 3 या फिर 2 पाई अपॉन 3। आया समझ में? ये याद रखना है साइन का, ऐसे ही कॉस का है। अगर क्वेश्चन कॉस का हो, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, तो एक्स की वैल्यू, वाई की जगह, अब मैंने वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन में पाई अपॉन 3 क्यों रख रहे थे, क्योंकि ये वैल्यू आएगी ना यहाँ से पाई अपॉन 3, ये मंत्र तो लिखा है, अपन इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएंगे वही रखेंगे। मतलब क्वेश्चन में पहले प्रिंसिपल ही निकालोगे, प्रिंसिपल के बाद ही जनरल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ओके, अब देखो कॉस का याद रखना है, इफ कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, तो एक्स होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। बस 2n पाई के साथ में प्लस माइनस कर देंगे जो भी आंसर आ रहा है। अगेन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। बताओ, ये दोनों केस समझ गए? ये याद ही करना है, इसका डेरिवेशन यूज नहीं आता है, बहुत लेंदी है तो अपन को करना भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई का मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स। मतलब वही है ना, पाई वगैरह है तो कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये अपन लिख सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। तो रियल नंबर्स में पाई वाले नंबर्स क्या आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, इसीलिए अपन रियल नंबर लिखते हैं, नेचुरल वगैरह नहीं लिखते हैं। साइन का याद रखना है, कॉस का याद रखना है, अगला है फिर टेन का, बस तीन ही याद रखना है। थर्ड है, अगर क्वेश्चन टेन का हो, इफ टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, तो एक्स का आंसर क्या होगा, एन पाई प्लस वाई। अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं ना, सीधा एन पाई प्लस वाई फॉर एन बिलोंग टू जेड। अब मैं काम करता हूँ, एक और ट्राई कर लेते हैं जो अपन ने एग्जाम्पल 18 करा था अभी, है ना। एग्जाम्पल 18 में प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल चुके हो, क्या था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अगर मैं कह दूं एग्जाम्पल 18 का मुझे जनरल सॉल्यूशन बता दो, तो क्या होगा, बस ये लिख देना है एन पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6। एनसीईआरटी में देखोगे तो यही आंसर दिया हुआ होगा। अगर आप कह दो कि मैंने तो दूसरा वाला यूज करा था, ये लिखा था, तो भी सही है। पर जनरली क्या होता है, अपन जो फर्स्ट आया उसी को यूज कर लेते हैं, पहला आंसर जो आया दूसरे तक क्यों जाए, है ना। तो बस इतना सा करना है। हाँ, बस क्वेश्चन 10 का है तो 10 में याद रखना है एन पाई प्लस वाई, और लगा देना है। ठीक है, ये इस तरह से करना होता है। पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन के तीन फॉर्मूले याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं करना। अच्छा, मैंने पीछे आपको क्या बताया था कि एक्स और वाई रियल नंबर्स होते हैं।
10 के अंदर हल्का सा चेंज है, अपन नॉलेज के लिए लिख सकते हैं, बाकी ये बातें कहीं पे काम नहीं आएगी, तुमको तो वैल्यू वैसे देगा ही नहीं। यहाँ पे एक्स वाई क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे एक्स वाई सारे रियल नंबर नहीं होंगे, रियल नंबर में से माइनस क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 2। याद है 2n/1 यूज होता है ऑड मल्टीपल को लिखने के लिए। ऐसा क्यों कहा मैंने, जब मैं tan x की बात करूंगा, tan x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x अपॉन cos x, और वैसे ही tan y लिखोगे तो tan y क्या होगा, sin y अपॉन cos y। तो x कहाँ पे जीरो हो जाता है, पाई अपॉन 2 पे जीरो हो जाता है, और वैसे 3 पाई अपॉन 2 पे भी जीरो हो जाता है, और मल्टीपल पे जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो फिर tan क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। भाई साइन अपॉन जीरो अनडिफाइंड हो गया, तो इसीलिए ये कंडीशन याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, बस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 नहीं हो सकता। तो ये 3 मेन फॉर्मूले हैं, 2 चीजें और हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। जैसे एक फोर्थ है, ये आपने पहले भी पढ़ा था कि साइन एक्स अगर जीरो आ जाए, मतलब इक्वल में जीरो आ जाए, तो साइन जीरो कहाँ पे होता है, एन पाई पे। जैसे कॉस जीरो होता था ऑड मल्टीपल पे, वैसे साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सब क्या होंगे, हमेशा जीरो होंगे। और अगर ऐसे कभी इक्वल में जीरो आ जाए, मतलब अगर इक्वल में कभी ऐसा हो ना कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, तो फिर मुझे ये सब लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं सीधा ही क्या लिख दूंगा, जनरल सॉल्यूशन इज एन पाई। और अगर कॉस जीरो आ जाए, तो जो मैंने अभी बताया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। तो ये 5 फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखने हैं। इसके बाद हम जो एक्सरसाइज है जनरल सॉल्यूशंस के बारे में, उसको भी हम इजीली कर सकते हैं।